पिच गैर मियारी थी, आईसीसी के मुताबिक पिच नहीं थी। कप्तान उन्होंने कहा कि हर होम टीम जो है वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाती है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो सारे कसूरवार हैं कि अपने ही मुल्क में अपने अगेंस्ट पिचेस बनाई, सीरीज जीतने की अपने कंधों पे ले ली और उनको वाकई ट्रॉफी उठा ली। कि आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपनी कार्रवाई करे। 8-9 साल से वो कैरी कर रहा, उसको मौका नहीं मिला। 5 ओडीआई खेले, एक छक्का नहीं मारा। 2020 की प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का घाट घाट का पानी पिया हुआ टेस्ट क्रिकेटर है और मजे में प्लेयर हैं। अगर बाबर इस टीम में ना हो तो इस टीम की कारकर्दगी क्या होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान इलियास चौधरी क्रिकेट विकेट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। ये इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, तमाम जगह अपने आप को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी प्रोग्राम मिस ना करें। आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो अपने कमेंट्स दें, अगर ना पसंद आए तो फिर भी कमेंट्स दें और ये बताएं कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इस सब चीज़ को अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। हाल ही में जून 2026 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैचेस की सीरीज़ खेली गई, जिसमें 3 मैचेस खेले गए। इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है यादों के दरीचे में झांक कर देखना। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सबसे पहला मैच जून के महीने में ही खेला गया था, सन 1975, जो वर्ल्ड कप का पहला मैच था पाकिस्तान का 1975 में, और ये पहला वर्ल्ड कप था जो खेला गया। इसमें पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे आने के बाद वो मैच हार गया था। उसके कप्तान आसिफ इकबाल, उनका भी जो है जब वो पैदाइश है वो इसी महीने की है, जून की। अब जो सीरीज़ खेली गई उसके इख्तिताम तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 114 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 38, ऑस्ट्रेलिया ने 72 और 4 मैचेस ऐसे थे जिनका रिज़ल्ट नहीं निकल आया। तो पाकिस्तान 38 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया 72। इससे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक काफ़ी लंबा गैप है क्रिकेट स्किल्स वनडे इंटरनेशनल की। लेकिन एक बात खुश आइंद है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पिछली 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में लगातार 3 दफ़ा हराया है, और ये हाल ही की सीरीज़ में 2-1 से अपने ही मुल्क में हराया। तो आज हम हमारे जो मेहमान हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई, उनसे इस सीरीज़ पे एक जायज़ा पेश करेंगे और ये देखेंगे कि हमने इस सीरीज़ में क्या पाया और क्या खोया। पाया पहले कहा है ताकि कोई पॉजिटिव चीज़ हम पहले पेश करें, फिर हम ये भी देखें कि क्या कुछ खोया। लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम 2-1 से अपने मुल्क में एक सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो पूरे जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी भाई। पहले को आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और बहुत अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया है इलियास चौधरी भाई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ खेली गई 2026, यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीरीज़ कहूँ, पाकिस्तान जीता। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान सीरीज़ जीतना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतना, तीसरी सीरीज़ जीतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत खुशाइन बात है। मतलब ग्राउंड रियलिटी उसके अगेंस्ट जाती है। जो पिच की जहाँ तक बात की जाती है, पिच गैर मियारी थी, आईसीसी के मुताबिक पिच नहीं थी। जो हम पिच की बात करते हैं, जो क्रिकेट ओडीआई खेली जाती है 3.5 घंटे में 50 ओवर की पिच थी, जो स्पिन ट्रैक, जो होम एडवांटेज था, जो हेड कोच अपनी जिम्मेदारी जो समझ रहे थे, जो पाकिस्तान से 15 ओडीआई में पाकिस्तान की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, तो वो ये समझ रहे थे अपने मुताबिक पिच बनाएं, और पिच बनाने की बैकफायर कहते हैं क्रिकेट में, बैकफायर कर गया। और पूरे पाकिस्तान, मैं नहीं, पूरे जहाँ जितने भी क्रिकेटर हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये बात ऐसे तो नहीं कह रहे हैं।
आईसीसी एक गैर मेयारी पिच है, पिच इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें क्या था, स्पिन ट्रैक बनाए, तरीके के ट्रैक बनाए, ओडीआई को सपोर्टिंग पिच होना चाहिए। बैट्समैन, आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार नहीं कहूंगा, आज मैं आपके इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो सारे कसूरवार हैं। देखिए, मैच हारने के बावजूद भी आपको मैच में मौके मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशनसीब क्या मौके होंगे। मैच हार रहे हैं, पाकिस्तान की टीम चेंज नहीं हो रही, पूरी की पूरी टीम वही टीम खेली जो तीनों ओडीआई खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज क्यों करें? पाकिस्तान के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ये कसूरवार है। साहबजादा फरहान की बात करूं, मां सादात की बात करूं, फिर आपके आगा सलमान जो पाकिस्तान के किसी भी एम रोल पे नजर नहीं आ रहे। दूसरी चीज आप ये देखें ना, इस मैच की खूबसूरती है सीरीज की, बाबर जो हैं पूरी ओवरऑल कारकर्दगी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाबर ही हुए, और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी बाबर को किया जा रहा था। मगर मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के कप्तान को भी क्रिटिसाइज करना जरूरी है, कि उनकी कप्तानी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की हम तो रख रहे थे। टीम सिलेक्शन यकीनी तौर पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था। जी, तो नाज़रीन कराम, साजिद भाई ने अभी एक बात की, वो ये थी कि पिचेस के बारे में। इसमें जो हमारे माइक हैसन जो कोच हैं, उनका तो ये कहना है कि जब हम साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसी पिचेस मिलेंगी। और इसके बारे में मैं अभी साजिद भाई से एक सवाल करूँगा ज़रूर। और शाहीन आफरीदी जो हैं हमारे कप्तान, उन्होंने कहा कि हर होम टीम जो है वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाती है। दोनों की बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एक चीज़ यादों के दरीचे में झांक कर मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम तमाम फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में सबसे बड़ी टीम मानी जाती है, उसका मेरे नज़दीक जो आगाज़ है वो तो पहले से है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अच्छी टीम रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसका थोड़ा थोड़ा स्टार्ट जो है वो 1980s फिर 90s और आगे चल के हुआ। लेकिन मेन स्टार्ट 1980s में हुआ जब एलन बॉर्डर कप्तान बने ऑस्ट्रेलिया के, और वो पहले कप्तान थे। उन्होंने जब आए तो उन्होंने एक चीज़ ये शुरू की कि अपने ही मुल्क में अपने अगेंस्ट पिचेस बनाई। यानी जब वो कप्तान बने तो ऑस्ट्रेलिया ने जब मैचेस इंडिया के ख़िलाफ़ खेले पहली सीरीज़ में, उसके बाद जब कप्तान बनने के बाद, तो उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई जो कि स्पिन बॉलर की हेल्प कर रही थी या बैट्समैन की, और ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जाता था। लेकिन क्योंकि होम ग्राउंड था तो उन्होंने खिलाड़ियों का जज्बा पैदा करने के लिए और उनमें वो सलाहियत पैदा करने के लिए कि वो स्पिन बॉलिंग खेल सकें बाहर जाके अपने मुल्क से, तो उन्होंने अपने होम ग्राउंड में स्पिनिंग ट्रैक बनाए। यही चीज़ उन्होंने अगली सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ की कि न्यूजीलैंड के पास उस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर रिचर्ड हेडली थे, और रिचर्ड हेडली के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई जो कि फास्ट बॉलर्स की हेल्प करती थी, और वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हार गया। लेकिन वो हारने के बावजूद जीता। जीतने का मतलब उनका ये था कि उन्होंने वो प्लेयर्स तैयार कर लिए जो कि हर किस्म के पिचेस के लिए खेलने के लिए पैदा हो गए, और वहाँ से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का अरूज शुरू हुआ जो कि आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो साजिद भाई से ये सवाल है कि जो आपने पिचेस की बात की अभी, तो इन ख़राब पिचेस की वजह से ये ना हो कि आईसीसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अपनी कार्रवाई करे और ये कहे कि इस तरह की पिचेस आपको नहीं बनानी चाहिए थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपने हर चीज़ को कवर किया। ये आपकी मेमोरी यकीनी तौर पर बड़ी नौजवानों के लिए रोल मॉडल है, और ये चीज़ अच्छी चीज़ बताई आपको। मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। 1982 में ऑस्ट्रेलिया जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो 157 रन बनाए ना, तो इससे पहले 82 में हैदराबाद में रन बनाए थे, उन्होंने 150 कुछ रन बनाए थे। आप ये देखिए 82 के बाद ऑस्ट्रेलिया 2026 में और इतना कम स्कोर बना रहा है। क्यों बना रहा है? पिच उस स्टैंडर्ड की नहीं है। पिच, आप किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? और ओडीआई अब खेलने जा रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप। अभी 2 महीने तक आपकी कोई क्रिकेट नहीं है, 2 महीने तक आपकी कोई क्रिकेट नहीं है। उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज खेलने जाना है, ओडीआई खेलने नहीं जाना है। उसके बाद आपके 7 के 9 ओडीआई आपको खेलना है। फिर आपने टीम सेलेक्ट करनी है। फिर क्या टीम सेलेक्ट करेंगे? हेड कोच ने तो अपनी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर सीरीज जीतने की अपने कंधों पे ले ली और उनको वाकई ट्रॉफी उठा ली। पहले तो हनीफ मलिक साहब जो बैटिंग कंसल्टेंट थे वो आखिरी सीरीज में नजर आए। उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी थी, बहुत शुक्रिया, हनीफ मलिक अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं,
उन्होंने पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट की जिम्मेदारी दी और पाकिस्तान नए बैटिंग कंसल्टेंट ढूंढ रहा है। तो बात ये होती है इस सीरीज से मैं समझता हूं पाकिस्तान की साहबजादा फरहान की बात करूं, मां सदाकत की बात करूं, आगा सलमान की बात करूं, फिर दूसरे आपने जो खिलाड़ी यंगस्टर खिलाए ना वो प्ले ही नहीं कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कसूरवार इसलिए नहीं कहूंगा, खिलाड़ी कसूरवार हैं। उन्होंने ग्राउंड मैच हारने के बाद इलियास चौधरी बाद मैच हार रहे हैं, उनको ड्रॉप नहीं कर रहे, तीनों को तीन आपने उस टीम से गए और जो बेंच पे लड़के बैठे हुए थे, क्या आप देखें ना उसको आपने काउंटी खेलने से रोक दिया। जी, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की। इसमें जो हमारे कोच हैं माइक हैसन, क्योंकि वो एक टीम के लिए एक राह अमल जो है अगले वर्ल्ड कप तक के लिए वो तैयार कर रहे हैं। उस सिलसिले में उन्होंने खुद कहा था कि हम जो है ये सीरीज़ इस अंदाज में खेलेंगे कि हमारी नज़र जो है 2027 के वर्ल्ड कप में है। तो अगर ये वाली बात थी तो यकीनन आपने जो बात की कि कुछ और प्लेयर्स को भी चांस देते ताकि अंदाज़ा होता कि वो प्लेयर्स किस लेवल के हैं और अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन आपने लगा कि पूरी सीरीज़ जो थी वो सिर्फ इसलिए खेली कि आप किसी ना किसी तरह उसको जीत जाएं। तो ये जो चीज़ थी ये पॉजिटिव चीज़ थी या नेगेटिव थी? देखिए लिहाज में अगर पॉजिटिव होती तो आप दो बेंच पे बैठे हुए थे, नसीम को भी मैच खिला देते, शामिर को भी मैच खिला देते, आप सीरीज में मौके तो दें। तो इससे तो आपकी एबिलिटी, आपकी जो प्लान है वो नजर आ गया। आपने टीम चेंज नहीं की, आपने गौरी को खिलाया। यकीनी तौर पर आप जो दूसरा विकेट कीपर था 8-9 साल से वो कैरी कर रहा है, उसको मौका नहीं मिला। गौरी मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर है, मगर उसे बैटिंग से अपनी सलाहियतें जौहर दिखाया, मगर कीपिंग में उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये यकीनी तौर पर आगे जाके आपको मौके मिलेंगे। मगर पाकिस्तान जैसे आप बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना, वहां पर स्पिन ट्रैक तो हो गई नहीं, दुनिया को पता है वहां पर तेज तरीन फास्ट बॉलर खेले जाते हैं और 4-4 फास्ट बॉलर टीमें खिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के पास और खुद साउथ अफ्रीका में 4-4 फास्ट बॉलर है। बदकिस्मती तब 2 फास्ट बॉलर से गए, 4 स्पिनर से गए और एक अच्छा ऑलराउंडर जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था उसको भी आपने मौका नहीं दिया। मेरा सवाल ये पैदा होता है, ठीक है मेरा तजिया करने का डिफरेंट तरीका होता है, मगर बात ये हो रही है जो गलतियां हैं ना वो भी हमारा काम है बताना। आपने गलतियां की, आप शादाब की बात करें, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था शादाब कम बैक करेंगे, तो शादाब ने बॉलिंग में कुछ नहीं किया, बैटिंग में आखिरी मैच में 2 विकेटें लिए और आउटस्टैंडिंग 29 रन बनाए, उससे पहले 71 रन बनाए, पाकिस्तान मैच हार गया। मगर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो आपके जो बैट्समैन हैं उनका रोल क्या है, मुझे ये तो बताइए रोल क्या है। वो पाकिस्तान के बैट्समैन ग्राउंड सिलेक्शन, उनका शॉट सिलेक्शन नहीं है। फिर साहबजादा फरहान ने 5 ओडीआई खेले, 1 छक्का नहीं मारा, 2020 में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर है। इसमें जो आपने ग्राउंड्स की बात की, तो पिछला जो वर्ल्ड कप T20 का हुआ था यहाँ पे अमेरिका में हुआ था कुछ मैचेस, और कुछ मैचेस ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में हुए थे मैचेस। पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैच यहाँ अमेरिका में खेले थे और वो दोनों हार गया था बुरी तरह, जबकि दोनों मैचेस जीतने चाहिए थे, लेकिन एंड में जाके वो हार गया मैचेस। और उसमें भी यही कहा गया था कि अबरार को हमने ये 2 मैचेस इसलिए नहीं खिलाए थे कि हम वेस्ट इंडीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होगा तो अबरार खेलेंगे। तो अब यहाँ पे भी यही हाल ना हो जाए कि हम जो हैं जिस ख्याल से चले जाएं कि जिम्बाब्वे और नामीबिया में शायद स्पिनिंग ट्रैक हों तो हम स्पिनर्स को ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चला कि आप पहले राउंड से बाहर हो गए, बल्कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल वो है। तो ये कुछ प्लानिंग का कुछ फुकदान नज़र आ रहा है। आपके पास सुफियान मुकीम थे जिनके बारे में इतनी बात सुनी जा रही थी कि बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं, उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि वो काउंटी क्रिकेट खेल सकते थे, या तो उनको फिर काउंटी क्रिकेट में भेज देते अगर उनको यहाँ पे कोई भी मैच नहीं खिलाना था। तो ये बिल्कुल ही एक कन्फ्यूजन का शिकार है। देखिए ना, आपने अबरार की बात की, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पिछले जो लाहौर का जो मैच में पाकिस्तान मैच जीता है, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, टीम के रेगुलर बॉलर हैं, फिर भी उसको मौका नहीं देते थे। मेरा यही, आपने सुफियान मुकीम का जिक्र किया, सुफियान मुकीम पाकिस्तान से ओडीआई खेल चुके हैं और उसको आपने मुझे बताया काउंटी से खेलने से उसको रोक दिया गया है। आप उसको काउंटी के लिए रिलीज कर देते अगर आपके प्लान में नहीं था। मगर मैं भी यही समझ रहा था पहला मैच सुफियान मुकीम ही खेलेंगे। जो है इसने अपने डेब्यू 5 विकेटें हासिल की हैं, मगर ये बैटिंग ऑलराउंडर है। यकीनी तौर पर देखें
ये पिच की बात है, जब हमेशा बात करता हूँ आर्मर बॉल कर रहे हैं, आर्म से बॉल कर रहे हैं, छोटा ब्रेक कर रहे हैं। अभी इलियास चौधरी भाई ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है बॉलिंग की है ना, जैम्पा के अलावा सारे स्पिनर पहाड़ की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। जिसने कैरियर में कभी बॉलिंग नहीं की, उसने अपने 10-10 ओवर किए। तो ये पिच की वजह से बॉलिंग हुई है ना। तो यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खासतौर पर मैनेजमेंट को, कोच को, टीम में जो नए लड़के थे उनको मौका देना चाहिए था। फिर आपने बहुत प्यारी बात की, 2003 में भी आप पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया था। तो ये आपको याद हो 2007 में भी ये हाल हुआ है पाकिस्तान का, तो जिम्बाब्वे से मैच हार गए थे आप। जी जी। नाज़रीन कराम, अभी जैसा पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था और हमें मौका नहीं मिलता कि उस चीज़ को पेश करें, लेकिन अगले प्रोग्राम से में लाजमी तौर पे हम आपकी खिदमत में ये ज़रूर पेश करेंगे कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है 2027, वो क्यों बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। उसकी कई रीज़न्स हैं। तो साजिद भाई, वन बाय वन देखते हैं। ओपनिंग बैट्समैन आपके जो हैं, इसमें मुझे याद है एक पाकिस्तान के मशहूर बैट्समैन थे और मैं उनको बहुत पसंद करता था। बहुत ही टैलेंट था उनमें और पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के कामयाब तरीन बैट्समैन में से वो एक हैं, शफीक पापा साहब। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे, लेकिन जब भी उनको इंटरनेशनल मैचेस में खिलाया गया तो समहाउ उनकी बैड लक थी या क्या था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो साहबजादा फरहान, उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि वो T20 के बाद वनडे में भी बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। इसी तरह मास सदाकत जो हैं, हमने कहा कि साइम अयूब नहीं हैं तो ये उनके मुतबादिल प्लेयर हैं, तो ये भी उसी लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन दोनों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो फिर भी मास सदाकत ने थोड़ा बहुत किया आखिरी मैच में, लेकिन साहबजादा फरहान बिल्कुल नहीं खेल पाए। तो हमारे ओपनर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि एक ओपनर शमाइल जो हैं वो बाहर ही बैठे रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सवाल है, क्योंकि मैंने भी ओपन की और काफ़ी अरसे तक ओपन की। देखिए, साहबजादा फरहान 2020 की प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो एक्सपीरियंस नहीं है। 4 डे क्रिकेट एक यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 डे क्रिकेट का आपको बहुत ज़्यादा 90 ओवर में बैटिंग करनी पड़ती है, फील्डिंग करनी, डिफरेंट क्रिकेट होती है। साहबजादा फरहान का सवाल मैं आपको बता दूं, 5 ODI खेले हैं और उसने एक भी छक्का नहीं मारा, और पाकिस्तान की तरफ से वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड लगाया। उसने पाकिस्तान की 2020 के वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेक करके और पाकिस्तान की टीम में फिर पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप के ICC के बेस्ट बैट्समैन बने। मगर पाकिस्तान की ODI टीम में उनका शॉट सिलेक्शन और पिच पे खड़ा होना, पावर प्ले का एडवांटेज लेना नहीं आता। मास सदाकत की आपने बात की, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं, अपकमिंग प्लेयर हैं। उसने एक कजाफी स्टेडियम में कवर ड्राइव मारी थी ना, वो मैं कहता मैन ऑफ द पूरी सीरीज की बेहतरीन कवर ड्राइव थी। मगर क्या वो पाकिस्तान से ODI खेलेंगे? नहीं। आप किसकी जगह ले रहे हैं? साइम अयूब, जो पाकिस्तान के 3 ODI खेल 3 सेंचुरी है, 48 की बैटिंग औसत से उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का घाट घाट का पानी पिया हुआ टेस्ट क्रिकेटर है और मजे में प्लेयर है और बेहतरीन ऑलराउंडर है ICC के। तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के दोनों ओपनर मुझे वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए नजर इसलिए नहीं आ रहे, तो आप पाकिस्तान की ओपनिंग करने जा रहे हैं। यहां आप देखें ना, आपके पास अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास जो ओपनिंग करें। बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर है 10 ओवर का होता है, तो बैटिंग पावर मैं समझता हूं साइम अयूब बेहतरीन चॉइस है, फकर बेहतरीन चॉइस है, और मैं समझता हूं इमाम उल हक ODI में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, पिच पे खड़ा होना चाहते हैं। लास्ट इनिंग 49 की इनिंग खेल के ड्रॉप हुए हैं। तो दूसरी, आपको बहुत से फैसले करने पड़ेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और तफसीली मैंने दोनों ओपनर का बता दिया है। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप पावर प्ले के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते चलें कि पावर प्ले में जो वनडे मैचेस में होता है वो ये होता है कि पहले 10 ओवर में जो फील्डिंग साइड है, एक 30 यार्ड पे एक सर्कल बनाया जाता है। बैट्समैन के 30 यार्ड पे एक पूरा सर्कल बनाया जाता है। उस सर्कल से बाहर पहले 10 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर्स आप खड़े कर सकते हैं उसके बाहर। तो आपके पास बैट्समैन के पास पूरा मौका होता है, पूरा ग्राउंड खाली होता है, सिर्फ 2 फील्डर हैं बाउंड्री पे, पूरा ग्राउंड खाली होता है कि किसी साइड पे भी वो अगर चाहे तो वो हिट मार के चौका या छक्का हासिल कर सकता है। फिर ये होता है कि 10 ओवर के बाद 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक आप उसके बाहर
पहले 2 थे, उसके बाद 4 प्लेयर्स को खड़ा कर सकते हैं। फिर भी आपके पास मौका होता है मिडिल ओवर्स में 11 से लेकर 40 तक कि आप सिंगल्स डबल्स लें, ताकि बाउंड्री पे जो फील्डर हैं उनसे थोड़ा सा हट के खेलें, तो सिंगल्स डबल्स काफ़ी अहम होते हैं। और आखिरी 10 ओवर में, जिसमें आमतौर पे कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ खेला जाए, तो फील्डिंग साइड को ये मौका दिया जाता है कि वो 5 फील्डर्स बाहर खड़े कर सकते हैं आखिरी 10 ओवर में। तो ये पावर प्ले है। अभी माज सदाकत की बात हो रही थी, तो इस बात में क्या कोई हकीकत है कि जिस प्लेयर को आपको ना खिलाना हो और अगर वो आपकी नज़र में एकदम अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा तो आपको ग्राउंड में उसको मौका रोक देते हैं? महसूस किया गया कि माज सदाकत जब दूसरा मैच हो रहा था वनडे, इसमें उन्होंने पहले 2 ओवर में 7 रन दिए थे, काफ़ी कम रन थे, और उम्मीद थी कि उनसे ज़्यादा ओवर्स कराए जाएंगे। क्या ये वजह तो नहीं थी कि उनको आगे वो प्लान में नहीं है, तो उनको आगे मौका नहीं दिया? हो सकता है कि वो पूरे ओवर्स करते तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देते उस मैच में। बहुत अच्छे ओवर करते हैं और बहुत अच्छे बॉलर भी हैं। शाइन से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं और बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। जो समीर मिनाज के जो भाई हैं, मिनाज जो है, अरफान मिनाज, उसी तरह के वो हैं। वो भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं। दिस आर नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जिसकी वजह से उनको मौके कम दिया। मुझे उसको बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा, इस पिच पे उससे पूरे ओवर करा। देखिए पिच ना, इस पे स्पिनरों का राज था, 4 स्पिनर खेलने और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते। फिर आपके दोनों फास्ट बॉलर ने, खास तौर पे इस प्रोग्राम में मैं हारिस की जरूर तारीफ करूंगा। 147 की पेस से उसने बॉलिंग की इतनी गर्मी में। हारिस ने इनपुट डाला, क्योंकि अब 2 महीने तक आपकी कोई क्रिकेट नहीं है। फिर आप हारिस आपकी ओडीआई खेलते हैं, टेस्ट मैच तो नहीं खेलते। आपको ये मेरे अपने, क्योंकि जो हारिस जब ह्यूस्टन आए थे, मैंने उनको मशवरा दिया था। मैंने उनको जब एक चीज़ की थी, मैंने कहा आपको टेस्ट खेलना चाहिए और ख़ास तौर पर मैच प्रैक्टिस करना चाहिए। मैच प्रैक्टिस ग्राउंड में मैच खेलने से आएगी। आप मुझे बताइए 2 महीने तक आप क्या करेंगे? फिर वेस्ट इंडीज आपने जाना है खेलने। जी, जब फास्ट बॉलर्स का जिक्र आया तो अभी हम मिडिल ऑर्डर की तरफ भी जाएंगे पाकिस्तान की, जिस पे सबसे ज़्यादा परेशानी है। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग की बात आई, उसमें आप नसीम शाह को वापस लाए थे 16 प्लेयर्स में, और वो एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनकी अच्छी कारकर्दगी है वनडे मैचेस में, और यही मौका था कि उनको भी अगर चांस मिल जाता तो देख लेते कि वो कितना फिट हैं, क्योंकि फिटनेस का प्रॉब्लम था, उसके बाद आए थे। उनको आपने बिल्कुल ही मौका नहीं दिया, तो फिर पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर कैसे तैयार करेगा जो कि अगले वर्ल्ड कप में, जो आने वाला वर्ल्ड कप है, उसमें खेलेंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो 3 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, नसीम और हारिस, इसके अलावा कुछ लोगों को उन्होंने काउंटी में खेलने की इजाज़त दी है, तो क्या आप देख रहे हैं कि नसीम का कोई चांस है, या उनको अगले 2 महीने तक, मेरे ख्याल में अक्टूबर में नेक्स्ट वनडे मैच होगा पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, तो उस वक्त तक तो वनडे मैचेस भी नहीं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फास्ट बॉलर्स इलियास भाई, ये बहुत रगबिया फिक्री है। आपने नसीम की बात की। नसीम पाकिस्तान सुपर लीग 11वें में अनफिट हो गए। एक महंगे तरीन प्लेयर थे और पिंडी के लिए अनफिट हो गए। उसके बाद कहीं नजर नहीं आए। फिर आपको मौका मिला था, उसको खिला के उसकी फिटनेस का अंदाजा होता है। प्रेशर जो होता है ना मैच में, और उसको रिवर्स स्विंग भी करना आता है और अच्छी पिच के साथ बॉलिंग करना आता है, विकेट तो विकेट बॉल करना आता है। तो मैं समझता हूँ बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। अब आपके जहन में ये प्लानिंग में ये ना हो, तीनों को तीनों आपने मैच नहीं खिलाया, फिर आपने ऑलराउंडर को काउंटी खेलने भेजा, फ़हीम अशरफ को, फिर दूसरा जो ऑलराउंडर बेंच पे बैठा हुआ था उसको आपने मौका नहीं दिया। मेरा सिर्फ सवाल ये है, कप्तान शाहिन आफरीदी ने बड़ी प्यारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सीनियर खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेते हैं, सीनियर खिलाड़ियों को तंकीद ना करें। देखिए हर जर्नलिस्ट, हर एनालिस्ट, हर क्रिकेटर दुख के साथ कर, जो पाकिस्तान माजी हाल मुस्तकबिल, आपने जिक्र किया ना, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चलेगी। माजरत के साथ हम सीरीज जरूर जीते, हमारी उस तरह की क्रिकेटरों की कारकर्दगी नहीं, क्रिकेटरों की कारकर्दगी जो खेल रहे हैं वो बहुत गैर मियारी कारकर्दगी है। 90 के दौर का हम जिक्र करते हैं, 90 के दौर के क्रिकेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, और वो उसकी टीम और उस वक्त उस एरे के जितने भी क्रिकेटर थे वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे जी। तो जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनकी बात करनी थी, तो इस वक्त जो 16 प्लेयर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा उम्र वाले प्लेयर जो थे, जिनकी एज सबसे ज़्यादा है, वो हैं सलमान अली आगा, और सेकंड नंबर पे हमारे हारिस रऊफ़ हैं एज के लिहाज से। हारिस रऊफ़ ने तो अपने लिहाज से, उस एज के लिहाज से अच्छी फास्ट बॉलिंग की, 140 से ज़्यादा वो जा रहे थे,
147 तक चले गए थे, लेकिन सलमान अली आगा उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और सलमान अली आगा जो थे, अगर एक बैट्समैन है आपके पास और जो विकेट कीपिंग बैट्समैन है वो उससे पहले आ रहा है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया था मेरे नज़दीक। सेकंड चीज़ ये थी, जो बैट्समैन है बिल्कुल जो टॉप का बैट्समैन आपका, मतलब जिसको आपने बैट्समैन के तौर पे लिया है, बॉलिंग नहीं करता वो, और वो प्योरली बैट्समैन है, जो कि अब्दुल समद, उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ एक प्लेयर को देखा था जो कि बहुत देर से आया था, और वो भी इस वजह से कि वो अपने कैरियर के एंड में था। वो रमीज़ हसन राजा थे। जब वसीम अकरम की कप्तानी में उनको 8वें नंबर पे बैटिंग दी गई थी, रमीज़ राजा को। लेकिन ये मैं बड़ा, उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक बैट्समैन हो वो 7वें नंबर पे आए। तो अगर आप अपनी मिडिल ऑर्डर को बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह बनाएं, जबकि सलमान अली आगा जो हैं वो 4थे नंबर के लिए फिट थे, लेकिन उनको 5वें नंबर पे खिलाते थे ये लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सवाल है, और टेक्निकल सवाल का जवाब इसलिए देना जरूरी है। आगा सलमान पाकिस्तान के सीनियर, बाबर के बाद सीनियर बैट्समैन है, और बाबर ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाया। और सबसे मुश्किल पिच थी जब बाबर ने स्ट्रे भी किया, आखिरी में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, वही बात कर अगेंस्ट द ब्रेक खेले चले आउट हो गए। मगर जो आगा सलमान है उन्होंने बहुत गैर म्यारी क्रिकेट खेली, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, पता नहीं किस उसमें थे। एक बैट्समैन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। पहले तो आगा सलमान को नंबर 4 पे बैटिंग कराना चाहिए थी, कप्तान को। टीम मैनेजमेंट के जो जिन्होंने भी इनको बैटिंग ऑर्डर, आगा सलमान डिजर्व करते हैं, जो टेस्ट और ओडीआई में बांग्लादेश में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए। आगा सलमान नंबर 5 के प्लेयर नहीं है, और मिडिल ऑर्डर का मकसद ये होता है आप नीचे स्कोर बोर्ड को लेके चले, सीनियर खिलाड़ी। और आगा सलमान की खुद की कारकर्दगी बहुत गैर मियारी है, बहुत गैर मियारी नगमिया फिक्रिया है। अगर बाबर इस टीम में ना हो तो इस टीम की कारकर्दगी क्या होगी। आखिरकार बाबर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए ना। गौरी एक अच्छा टैलेंटेड विकेट कीपर है, उसको थोड़ा सा विकेट की में काम करने की जरूरत है। उसमें बैटिंग से शॉट सिलेक्शन तो आउटस्टैंडिंग मारे, उसने छक्के मारे, चौके मारे। तो मैं ये समझता हूँ कप्तान के जो प्लान में है ना, तो मेरी अपनी राय है, तो रिजवान तो उनके कप्तान की प्लान में है। तो मैं नहीं समझता अगर कोच की प्लानिंग में नहीं होंगे, कप्तान के पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, शाहिन शाह अफरीदी का पाकिस्तान 2027 के कप्तान होते हैं ना, तो रिजवान की कप्तानी की प्लानिंग में है। मगर आप मुझे एक बात बताइए इलियास चौधरी भाई, आप क्रिकेट कवर करते हैं, होस्ट हैं, सात बेग का क्या कसूर है? मुझे सात बेग जो पाकिस्तान की एक कैटेगरी की क्रिकेट होती है और आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, जिसने 1000 रन बनाए, रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उसको भी आप टीम में रख लेते, कॉन्फिडेंस आ जाता। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ना बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर आपकी फेल है, आपको यहाँ पर शान मसूद को लेकर आना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में, बहुत जरूरी सऊद शकील को लेकर आना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में 50 ओवर आपको खेलने पड़ेंगे। अगर ये ओपनर रहेंगे ना तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। स्ट्रांग का मतलब क्या है? शान मसूद जैसे प्लेयर को लेके आना पड़ेगा। और इसकी आगा सलमान की, बाबर की इस कारकर्दगी से मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको सारा दारोमदार जो है ना बाबर पे, क्योंकि बाबर जो है 20 सेंचुरी बना चुके हैं, ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए 140 वनडे खेल चुके हैं मेरे ख्याल में बाबर जी। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एंड में आके साजिद भाई ने बहुत से सवाल हमारे सामने रख दिए अब, और हमारा ये वाला प्रोग्राम तो उनको कवर नहीं कर पाया, लेकिन साजिद भाई ने जो बहुत से सवाल हमारे सामने रखे हैं, हम अपने अगले प्रोग्राम्स में इन्हीं सवालों को आगे लेके चलेंगे। और साजिद भाई से जानना चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने विकेट कीपिंग बैट्समैन का जिक्र किया, उन्होंने बाकी प्लेयर्स जो इस टीम में नहीं हैं, सऊद शकील और दूसरे जो हमारे टेस्ट मैचेस में कप्तान हैं शान मसूद, उनका जिक्र किया, लेकिन वो कवर नहीं कर पाए पूरी बात को। तो अपने अगले प्रोग्राम में हम इन चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है आप उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि साजिद भाई के ये जो एनालिसिस हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और उम्मीद है आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, ख़ास तौर पे यंग प्लेयर्स जो हैं हमारे। तो हम अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।